नमस्कार, आपका एक बार से फिर स्वागत है इस जो हमारी डिस्कशन है जो हम कर रहे हैं बजटिंग एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। बजट और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बात करी कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और बजट किस तरह से बनाया जाता है, बजट के बनाने के क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन से इसके पहलू हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रभावी बजट बनाने के उपाय, टिप्स फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव बजट। इसको किस तरह से हम बना सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले अपनी आप कुल आय जानें। सबसे पहले आप अपनी मासिक आय, नेट इनकम का सही सही पता लगाएं। ये आपको वेतन, सैलरी से आ सकती है, फ्रीलांस इनकम, आप कहीं दूसरी सेवाएं दे रहे हैं, ब्याज से आ सकती है, इंटरेस्ट, रेंट से आ सकती है। बजट उन्हीं पैसों का बनाएं जो वास्तव में आपको हाथ में, बहुत 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 ज़रूरी बात है कि आप जो फैक्चुअल अमाउंट आपके पास है, रियलिस्टिक अमाउंट आपके पास है, उसी के आधार पे आप बजट बनाएं। इमेजिनेशन कि वहाँ से पैसा आएगा तो उसको वहाँ खर्च किया जाएगा, उसके आधार पे आप अपने बजट को ना बनाएं। सभी खर्चों की आप क्या करें, सूची बनाएं। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन से आपके आवश्यक खर्चे हैं, कौन से आपके इच्छित खर्चे हैं। अपनी नियमित, फिक्स्ड और परिवर्तनीय वेरिएबल खर्चों को नोट करें, जैसे आपके किराया फिक्स है, बिजली बिल, राशन, ट्रैवल, स्कूल फीस, मनोरंजन आदि। हर छोटे बड़े खर्च को क्या करें, आप शामिल करें। किसी भी की खर्च को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई भी खर्च किसी स्थिति में अगर उत्पन्न हो जाता है, अगर आपके पास सही प्लानिंग नहीं है बजट की, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। प्रभावी बजट बनाने के उपाय में, जैसा कि एक गोल्डन जिसको टिप्स हम कहते हैं, 50, 30 और 20 का जो बनाया गया है वो आप बनाएं। उसमें क्या है, आपको जैसे आवश्यक खर्चे, आपकी जो नीड्स हैं, आप 50% उसमें लगाएं। और इसके जैसे उदाहरण है किराया, राशन, बिजली, स्कूल की फ़ीस। ये ऐसे खर्चे जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको देने हैं। अब हम बात करते हैं इच्छित खर्चे, जो बॉन्ड्स, हमारी वांट्स एंड नीड्स के अलावा, वो उस पर हम कितना खर्चा करें, 30%। जैसे घूमना, खाना बाहर, शॉपिंग। ये खाना बाहर, ये ऐसे खर्चे अगर जिनको नहीं भी करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास उतनी आय है तो आप इन इच्छित खर्चों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा 30% आपका आता है सेविंग या रेंट चुकाने के लिए। इसमें जो गोल्डन रूल में 20% का जो अभिप्राय है, वो आप इससे ये अभिप्राय है कि आप जो अपनी आय का 20% अपनी बचत के लिए, निवेश के लिए या लोन चुकाने के लिए रखें। तो अगर इस नियम पे आप चलेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी तरह से परेशानी में आ सकता है, अगर इस फॉर्मूले को सही से वो इम्प्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है, उसको लागू करता है। अब आता है प्रभावी बजट बनाने के उपाय में जो चौथा था, खर्च ट्रैक करने की आदत। आप अपने खर्च को क्या करें, ट्रैक करें। उसके लिए आप डायरी का यूज़ करें, एक्सेल सीट का प्रयोग करें, अगर आप कंप्यूटर सेवी हैं उसमें नोट किया करें। इससे आपको क्या होता है, अनावश्यक खर्चों का पता चलता है कि कौन से ऐसे खर्चे अगर जिनको हम नहीं करेंगे या अनावश्यक रूप से करते जा रहे हैं, तो उनको हम क्या करें, रोकें या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। बचत को प्राथमिकता दें। सेविंग बहुत ज़रूरी है, बिना सेविंग के, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। वो बिजनेस का हो या किसी व्यक्ति का हो, उसमें कौन सी परिस्थिति किस तरह की उत्पन्न करे, कैसी आपको समस्या में डाल सकती है। अगर आपके पास अगर बचत नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। पहले बचत करें फिर खर्च करें। ये इस नियम पे अगर काम करेंगे तो कोई ऐसी कठिनाई मुझे नहीं लगता कि किसी के सामने आ सकती है, बशर्ते कोई बहुत ही ऐसी प्राकृतिक आपदा अगर इस तरह की आ जाती है। उसके अलावा अगर नॉर्मल रूटीन में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो नहीं, उसको उठानी पड़ सकती। मासिक आय का कम से कम 20%, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 20% बचाएं आप जो भी आपकी इनकम है मंथली। आपातकालीन इमरजेंसी फंड भी बनाएं, 3 से 6 महीने की आय के बराबर। देखिए बहुत अच्छा नियम है ये, 3 से 6 महीने की आय के बराबर राशि एक आपात स्थिति के लिए रखें। ये कहाँ यूज होता है, देखिए ये धन जो है बीमारी, नौकरी छूटने या किसी अचानक खर्चे में क्या हो सकता है, ये काम आ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। ज़रूरत और इच्छा में ज़रूर फ़र्क समझें। आपकी नीड क्या है, आपकी वांट्स क्या हैं। छूट और सेल में केवल ज़रूरी चीज़ें खरीदें। अनावश्यक रूप से छूट या सेल के बहकावे में आकर आप अनावश्यक चीज़ों को खरीदना शुरू ना करें। क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है जिसमें
कई बार व्यक्ति को मालूम है कि मुझे डायरेक्ट पेमेंट अभी नहीं करनी पड़ रही है, मेरे खाते से नहीं कट रहा, जब इसमें मेरे पास कैश आएगा तो कटेगा। लेकिन कई बार इसमें बहुत सारे अनावश्यक खर्चे इस मानसिकता के कारण हो जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, इसका कितना भी यूज़ कर लेते हैं। बजट की आप क्या करें, नियमित समीक्षा करें, रेगुलर रिव्यू करें। हर महीने बजट की तुलना आप वास्तविक खर्चों से करें। जो लक्ष्य पूरे ना हो उनमें सुधार करें, और ज़रूरत के अनुसार आप क्या करें, बजट में लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी उसमें रखें ताकि चेंजेस समय के साथ कर सकें। अब आपके सामने आता है कि मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया, भारत में जो निवेश के प्रमुख विकल्प कौन कौन से हैं। निवेश का उद्देश्य होता क्या है आपको बताऊं। सबसे पहले आप अपने धन को क्या करते हैं, सुरक्षित रखना और उसको बढ़ाना होता है, ताकि भविष्य में अगर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकते। ये सबसे बड़ा निवेश का उद्देश्य है, धन को सुरक्षित रखना है, बढ़ाना भी है, और भविष्य में जो आवश्यकता है उनको पूरा करना। निवेश करते समय आपको रिस्क, रिटर्न, तरलता, लिक्विडिटी और कर लाभ को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं कि उसमें रिस्क कितना है, उसमें के बदले में आपको आय कितनी हो रही है, लिक्विडिटी कितनी है, कितनी जल्दी आप कैश करवा सकते हैं उसको, और आपको कर लाभ कितने से। निवेश करते समय आप अपने लक्ष्य, आप अपने गोल, समय अवधि और जोखिम सहनशीलता को भी समझें। एक ही जगह पूरा पैसा ना लगाए। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जगह पैसा लगाने से कई बार अचानक लाभ हो सकता है, और जब पैसा डूबता है तो अचानक ही डूब जाता है। इसमें इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को एक जगह ना लगा के अलग अलग जगह लगाएं, ताकि वहाँ जो अप्स एंड डाउन हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। नियमित रूप से निवेश की समीक्षा करें, बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर उसकी रिव्यू करें कि कहाँ से रिटर्न कम आ रहा है, कहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो इससे आपको पता लगता है कि कहाँ से पैसा निकाल के कहाँ पे आपको जमा करना है। अब अगर दूसरे इसी क्रिया में आगे बढ़ें, तो जैसे आप बैंक को कहाँ बचत खाते आपकी आरडी है उसमें जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, छोटे छोटे स्कीम्स आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। बीमा योजनाएं हैं बहुत सारी, उनमें लगा सकते हैं। पेंशन योजनाएं, पीपीएफ, एनपीएस है, उसमें लगा सकते हैं। शेयर बाज़ार, इसके आगे देखिए सावधानीपूर्वक, केयरफुली, इसका मतलब है, इसका आशय है कि शेयर बाज़ार एक वो ऐसा आप इसको खेल मानिए जिसमें हो सकता है आपको अचानक बहुत सा लाभ हो जाए, और जब मार्केट डाउन चल रही हैं स्थितियाँ, देश काल परिस्थिति, कानून बदलने के कारण बहुत सारे अंशधारकों को उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर डिटेल में बात करें, जैसे मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट्स और एफडी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, निश्चित ब्याज दरों पर आपको सेफ रिटर्न मिलता है, उसमें कम जोखिम, टैक्सेबल ब्याज है, मतलब लेस रिस्क एंड टैक्सेबल इंटरेस्ट यू कैन गेट फ्रॉम दी स्कीम्स। वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दर मिलती हैं। इसके अलावा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें 15 वर्षों की सरकारी योजना है, कर मुक्त ब्याज और राशि है, ई टैक्स लाभ आपको मिलता है, और इसके अलावा सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश के ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉपुलर है, विभिन्न निवेशकों का धन एकत्रित करते हैं लोग, और शेयर और बॉन्ड में लगाया जाता है। इसमें जैसे इक्विटी है, आपका डेट है, हाइब्रिड है। डेट, हाइब्रिड का मतलब जिसमें डेट ऋण में भी और उसमें समता अंश पूंजी में भी लगाया जाता है। सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जोखिम माध्यम से उच्च रिटर्न की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट है, कंपनियों के शेयर खरीदकर मालिकाना हक लेना। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि शेयर और डिवेंचर में ये फ़र्क होता है कि जब शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है, लेकिन जब आपने डिवेंचर्स खरीदे हैं, ऋण पत्र खरीदे हैं, तो आप कंपनी के लिए क्या है, एक ऋणदाता है, उसके लिए आप क्रेडिटर्स हैं, जिसका पैसा उसने लौटाना, इसमें आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। उच्च जोखिम, अब हाई रिस्क आपने लिया तो उसमें हाई पॉसिबल रिटर्न या प्रॉफिट की संभावना रहती है। शेयर बाज़ार की समझ होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करें अगर आपको जानकारी नहीं है। इसके लिए आपको जो कंपनियों की पिछले कई सालों की एनुअल रिपोर्ट्स को आप देखें कि क्या ट्रेंड है उसकी इनकम का, और लोन की क्या स्थिति है मार्केट में, किस तरह की उसकी गुडविल है, उसको ध्यान में रखते हुए पैसा इन्वेस्ट करें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के निवेश को आप ध्यान में रख सकते हैं। एनपीएस, नेशनल जो पेंशन योजना है, वो जो आजकल वर्तमान में लागू है रिटायरमेंट के लिए, दीर्घकालीन निवेश है। इसके तहत आपको छूट मिलती है 80 CCD आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं। 60 वर्ष के पेंशन और आंशिक निकासी है उसमें
इस वाली योजना में, और सरकारी और निजी दोनों के लिए क्या है, खुली योजना है। आंशिक निकासी का मतलब यह है कि आप 60% निकाल सकते हैं और 40% पेंशन के लिए रख सकते हैं, जहां से पेंशन का कुछ अमाउंट आपको मिलता रहता है। डाकघर बचत योजना बहुत ही सुरक्षित विकल्प है छोटे निवेशकों के लिए, और जो गांव में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये विकल्प है, जिसमें किसान विकास पत्र है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, सीमित अवधि और निश्चित ब्याज इसमें मिलता है, सरकारी इसमें क्या है, गारंटी है। रियल एस्टेट जो हम भूमि, भवन, फ्लैट आदि में निवेश करते हैं, उच्च निवेश राशि है, इसमें तरलता कम है, कानूनी और बाजार जोखिम बहुत है, क्योंकि नियम बदलने से और बाज़ार में किस तरह का रुझान है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। गोल्ड में भी आप लगा सकते हैं, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल मेथड है और रिलायबल इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। इसमें जैसे आप आभूषण, सिक्के, गोल्ड, ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा सकते हैं। मुद्रास्फीति से सुरक्षा और तरलता इसमें अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है। इसके अलावा यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें बीमा भी है और निवेश का क्या संयोजन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी। बाजार आधारित इसमें रिटर्न है जो शेयर मार्केट में जैसा रहता है। टैक्स में भी छूट उपलब्ध और 5 साल की इसमें क्या लॉक इन पीरियड है। अब हम बात करेंगे आपातकालीन फंड। आपातकालीन फंड बेसिकली वो आर्थिक सुरक्षा है जो भविष्य में अचानक आने वाले संकट आपके आते हैं उसमें काम आए, जैसे नौकरी का जाना, स्वास्थ्य संकट हो सकता है या किसी अनपेक्षित खर्चे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका आकार कैसे तय करना हमको, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी क्या लाइफस्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मासिक खर्चों पर निर्भर करता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। आपातकालीन फंड तय करने का तरीका क्या है, आप अपने किराए, होम लोन की किस्त का आंकलन करें, राशन और घरेलू ज़रूरतों को देखें, आप बिजली, पानी, फ़ोन के बिल को आप देखें, बच्चों की स्कूल फीस अगर आप देते हैं, यदि लागू है तो उसको देखें, और बीमा की किस्त को देखें। इन सब का जब आप जोड़ करेंगे तो आपका न्यूनतम मासिक क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। इन सब ये एक वो खर्चे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से संबंध रखते हैं। अब फंड की अवधि आप तय करें। आमतौर पर 3 से 6 महीने का जो खर्च जितना फंड रखना वो सुरक्षित माना जाता है। यदि आपकी नौकरी अस्थिर है तो आप व्यवसाय करते हैं तो 6 से 12 महीने का फंड बेहतर होगा, क्योंकि उतना टाइम आपको सेटल होने में या दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करने में या दूसरी नौकरी ढूंढने में आपको लग सकता है। तो ये एक आपको आदर्श एक टाइम पीरियड बताया कि अगर नौकरी में है तो 3 से 6 महीने का आमतौर पे, या बिजनेस में है तो 6 से 12 महीने का फंड जो है आपको रखना जरूरी है। फंड कहाँ रखें, इसमें नगद में या सेविंग अकाउंट में ना रखें, बल्कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या FD जैसे विकल्प, ताकि जरूर तो तुरंत निकाला जा सके और थोड़ा ब्याज भी उसमें मिल सके। फंड को नियमित रूप से आप क्या करें, जोड़ते रहें। हर महीने अपनी आय का हिस्सा जैसे 10 से 20 आपातकालीन फंड में आप डालते रहें। बोनस, टैक्स रिफंड या अतिरिक्त आय अगर मिलती है उसमें भी योगदान करें। उदाहरण के लिए अगर आपके मासिक खर्चा 30,000 है तो आपको कम से कम 90,000 से लेके 1,80,000 तक का आपातकालीन फंड बनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, उदाहरण के साथ समझाया गया है इसमें। फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक हमने जितनी बात करी वो वित्तीय प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, बजट कैसा होना चाहिए, सब धरा का धरा रह जाता अगर हमें साइबर सिक्योरिटी का अगर सुरक्षा का ज्ञान नहीं है। आज के डिजिटल युग में क्या है, हम बैंकिंग, निवेश, बीमा और भुगतान जैसी अधिकतर वित्तीय गतिविधियां क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो साइबर सुरक्षा हमारी व्यक्तिगत वित्तीय योजना का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। साइबर सुरक्षा बेसिकली वो प्रक्रिया है जिससे हम ऑनलाइन डेटा, वित्तीय जानकारी, डिजिटल लेन देन को हैकिंग, जिसको हम कहते हैं कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया किसी ने, कंट्रोल कर लिया, धोखाधड़ी, वायरस और साइबर अपराधों से क्या रखता है, हमको सुरक्षित रखता है। इसमें क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आप अलर्ट रहें, किसी भी OTP को आप रिप्लाई ना करें, पासवर्ड अपना सुरक्षित रखें और फिशिंग स्कैम से बचें। जो आपको मेल आती हैं उस तरह से फ्रॉड मेल्स आती हैं उनसे आप बचें। इसमें वित्तीय योजना में क्या साइबर जोखिम हो सकता है, फिशिंग अटैक, नकली ईमेल लिंक के जरिए आपकी जानकारी चुराई जाती है। कई बार नकली ईमेल किसी नाम का बना के आपको भ्रमित किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी का आप संभावना रहती है, जैसे आपका बैंक निवेश डाटा लीक हो सकता है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो सकती है, हैकर आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। उस समय आपको बहुत ही एहतियात बरतनी होती है, संबंधित बैंक को सूचित करना होता है, साइबर टीम को सूचित करना होता है। घबराहट में कोई ऐसा कदम न उठाएं कि कोई आपको OTP के लिए कह रहा है कि हम रोक देंगे और उसमें
उसमें बिना जानकारी लिए आप उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बहुत ध्यान रखना इन मामलों में। फर्जी निवेश ऐप्स या वेबसाइट से बचे। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी ऐप आ गए जो आपको आकर्षित करते हैं कि हम एक रात में, 1 घंटे में या आधे दिन में आपका पैसा डबल, उन बहकावे में ना आए उसकी जानकारी करें, पूछें जानकार लोगों से कि ये क्या है। मजबूत पासवर्ड रखें। पासवर्ड में क्या हो सकता है, A to Z आप अक्षर में अंक 0 to 9 और विशेष चिन्ह शामिल जरूर करें, क्योंकि इसको हैक करने में थोड़ी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक टिपिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें अक्षर भी है, अंक भी है और विशेष चिन्ह भी है। हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें, एक ही ना रखें। पासवर्ड को बार बार बदलें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, बैंकिंग और निवेश ऐप्स पर OTP और ऑथेंटिकेटर ऐप का हम क्या करें, प्रयोग करें, ताकि कहीं ना कहीं से वो ट्रैक या उसको हम उसकी निगरानी रख सकें। इससे सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, अतिरिक्त सुरक्षा भी हमको क्या मिलेगी। फिशिंग से सावधान है। अज्ञात ईमेल जिसको आप नहीं जानते हैं, लिंक, कॉल या मैसेज कभी भी क्लिक ना करें। बैंक या निवेश कंपनियां कभी आपकी गोपनीय जानकारी ईमेल या फ़ोन पर नहीं मांगती। बहुत ध्यान रखिए कि कभी भी बैंक, निवेश करने वाली कंपनियां, बीमा कंपनियां ये आपकी जानकारी ईमेल या फ़ोन पर नहीं मांगती। केवल आधिकारिक सुरक्षित वेबसाइट ऐप का ही प्रयोग करें। इसमें देखिए क्या करना है आपको। निवेश या बैंकिंग के लिए HTTPS, S स्टैंड में सिक्योर, जहाँ पे S लगा है वो शुरू होने वाली वेबसाइट ही आप क्लिक करें, उसी से ही जानकारी प्राप्त करें। मोबाइल ऐप्स जो हैं केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, दूसरे किसी भी साधन से ना करें। वो आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। इसलिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही आप इनको डाउनलोड करें। साइबर एंटीवायरस फायरवॉल का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम को हैक करते हैं। वाईफाई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी ना करें। सार्वजनिक वाईफाई, अगर जैसे रेलवे स्टेशन, कहीं बस स्टैंड पे या कहीं की बड़ी बड़ी जगहों पे होता है, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। वहाँ पे डेटा चोरी और पासवर्ड चोरी की संभावना पूरी बनी रहती है। नियमित रूप से वित्तीय लेन देन की जाँच करें। आपके बैंक स्टेटमेंट, UPI ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड विवरण नियमित रूप से आप देखें। किसी भी अनजान ट्रांजैक्शन की तुरंत रिपोर्ट करें, ये बहुत ही जरूरी है। जागरूक रहना आपको अपने हर ट्रांजैक्शन के प्रति। निजी जानकारी साझा ना करें, जिसमें आधार कार्ड, आपका पैन, बैंक डिटेल्स, OTP आदि को कभी भी सोशल मीडिया या फ़ोन पर साझा ना करें। ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। व्यावहारिक सुझाव में हम क्या कह सकते हैं, अगर खर्च रिकॉर्ड करने के लिए आप ऐप्स का यूज़ करें, या आप उनको अगर आपको टेक्नोलॉजी से भी नहीं है तो आप कॉपी पेन से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हर महीने उसको लिखें, कौन से खर्चे कर रहे हैं, किन पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, कौन से अनावश्यक खर्चे हैं, बेसिकली ये जानने के लिए, ताकि आप अपनी सेविंग, बचत को बढ़ा सके और निवेश को, उसको पैसे को लगा सके। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यक्तिगत व्यवसायिक खर्चों को अलग अलग रखना बेहद जरूरी, उनमें फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जो एक्सपेंसेस वो अलग अलग होने चाहिए। महीने के अंत में बजट का आप रिवैल्यूएशन करें, काम क्या किया जाना और क्या सुधार किया जाना। अगर हम संक्षेप में बात करें अंत में, तो बजट और व्यक्तिगत योजना क्या आपके आर्थिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रखते हैं। आज के समय में अगर एट प्रेजेंट की बात करें, व्यक्तिगत योजना एक अभिन्न अंग बन गई है, एक हमारा एसेंशियल पार्ट हो गया। यदि आपकी वित्तीय योजना पूरी तरह से सही हो लेकिन आपकी डिजिटल सुरक्षा कमजोर, तो आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आज का जो हमारा विषय था, जो बजट और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर था, जिसमें हमने जाना कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करें। और हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप व्यक्ति वित्तीय योजना को परिभाषित कर सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे, उसका प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे, उनके मुख्य उद्देश्य और घटक कौन कौन से उनकी व्याख्या कर सकेंगे, बजट के मुख्य तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से, बजट क्या है और उसके लाभों का आप एनालिसिस कर सकेंगे। इसके अलावा जो प्रभावी बजट बनाने के उपाय या इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग आपके पास अल्टरनेटिव है वो कौन कौन से, निवेश के जो विकल्प उपलब्ध है उनका भी विश्लेषण कर सकेंगे। और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में साइबर सुरक्षा
का आप वर्णन कर सकेंगे। तो जो आज का जो हमारा विषय था बजट और व्यक्तिगत वित्तीय योजना, ये हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण उसका स्थान है। इसलिए व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाते समय और बजट बनाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साइबर सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।